हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अब जल्द ही एलपीएन टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है। तो आप उसके लिए तैयार रख सकते हैं। आपको जानना चाहिए कि एलपी टेक्नीशियन में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा दोस्तों कि ऐसे प्रीवियस ईयर में ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आने वाली वैकेंसी में भी उसी टाइप से लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना हार्ड और कितना इजी पूछा जाता है। तो हम लोग एलपीएन टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज देख रहे हैं। तो आज हम लोग जो है कि 9 अगस्त 2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के सभी क्वेश्चन को देखेंगे और ऑप्शन को भी डिटेल्स में देखते चलेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे ज़्यादा देर न करते हुए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान से कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए है 15.4, ऑप्शन बी है आपका 25.7 और ऑप्शन सी जो है 5.5 और ऑप्शन डी जो है 45.6। तो आपको अगर अम्ल और क्षार के गुण के बारे में पता होगा तो आप आसानी से इसको देखकर बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी 5.5 से अगर कम हो जाएगा मुंह के पीएच का मान तो आपके दांतों में जो है सड़न होने लगेगी। तो चलिए कुछ देख लेते हैं पदार्थ और उनके पीएच मान। तो पहला है नींबू जिसका पीएच मान होता है दोस्तों 2.2 से 2.4। सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 और शराब का पीएच मान जो होता है वो 2.8 से 3.8। टमाटर के जूस का जो पीएच मान होता है वो 4.4 से 4.4 और बियर का जो होता है वो 4 से 5 और कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 4.5 से 5.5 और मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है 5.5 से 7.5 और लास्ट जो है मानव लार का जो पीएच मान होता है दोस्तों 6.5 से 7.5। अगर आप इतना भी याद रख सकते हैं तो आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो पेपर में मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो ऑप्शन ए में मांसपेशीय ऊर्जा, ऑप्शन बी में स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी में आंतरिक ऊर्जा और ऑप्शन डी में बताया गया है गतिज ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा आपका स्थितिज ऊर्जा। तो जो उठाए गए हथौड़ा होता है ऊपर उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होता है, ये स्थितिज ऊर्जा का एक एग्जाम्पल पूछा गया है। तो स्थितिज ऊर्जा आखिर क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो हम कहते हैं कि वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा के प्रकार कितने हैं? तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है निम्न 3 प्रकार की होती है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? तो जब किसी वस्तु में पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई के कारण कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आगे देखेंगे तो m द्रव्यमान की अगर एक वस्तु हो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, इसके लिए गुरुत्वीय बल F के विरुद्ध किया गया कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तब स्थितिज ऊर्जा U वस्तु का भार mg और ऊंचाई h हो तो इसका जो सूत्र क्या निकल के आएगा दोस्तों? वो निकल के आएगा U बराबर mgh और भार बराबर जो होता है दोस्तों W बराबर वो होता है mg। ये भी एक फार्मूला है, इससे भी काफ़ी सवाल पूछा जाता है। अतः वस्तु का द्रव्यमान और ऊंचाई जितनी अधिक होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा U बराबर mgh तो आप जानते हैं कि इससे ये जो नीचे वाली थ्योरी बनाया गया है इसी से बनाया गया है कि अगर वस्तु का द्रव्यमान और ऊंचाई जितना अधिक होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगा, क्योंकि देखेंगे तो ये एक दूसरे के समानुपाती हैं। यानी अगर h का मान बढ़ेगा तो U का मान बढ़ेगा, अगर आप देखेंगे g का भी मान बढ़ेगा तो u का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती हैं। उसी के बारे में नीचे बताया गया। अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप थ्योरी ये जो है बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे।
आखिर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु को खींचा जाता है तो वस्तु पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो वस्तु को सामान्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है। इस बल के कारण ही वस्तु में कार्य करने की क्षमता निहित होती है। एक आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा आखिर क्या होती है? तो होती है U बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स क्या है तो विस्थापन है और के क्या है तो एक स्प्रिंग का नियतांक है। चलिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा आखिर क्या होता है दोस्तों? तो दो आवेश एक दूसरे पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। तो आवेश में उनकी स्थिति के कारण उनमें संचित ऊर्जा को ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम लोगों ने डिटेल्स में देख लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? ध्यान देंगे, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। अगर अम्ल और क्षार के गुण के बारे में आपको पता होगा तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो पहले में देखेंगे तो दिया गया अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। बी में अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। सी में अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन आपका डी, क्योंकि ये अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और कड़वा किसका स्वाद होता है दोस्तों? वो होता है क्षार का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अम्ल और क्षार के क्या गुण हैं। आगे देखेंगे तो अम्ल के गुण यहाँ बताए गए हैं दोस्तों कि अम्ल जो होता है स्वाद में क्या होता है तो खट्टा होता है। अच्छे एवं प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल धातु से क्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। भस्म एवं क्षार प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। यह जो चौथे में बताया गया दोस्तों भस्म एवं क्षार, तो वहाँ अम्ल एवं क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। नीचे देखेंगे तो क्षार बेस के बारे में बताया गया कि भस्म जो होता है धातुओं और अधातुओं के दृश्य आचरण करने वाले मूलकों के वे यौगिक हो जो अम्लों से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो भस्म के कुछ गुण यानी क्षार के कुछ गुण देख लेंगे। तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तीखा या कड़वा होता है। क्षार छूने में साबुन जैसे चिकना होता है। प्रबल क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल देता है क्षार। तो चलिए आपने देख लिया कि अम्ल और क्षार के क्या गुण हैं। अगर ये आपको पता रहेगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो चौथे में पूछा गया कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही रास्ता होता है यानी कॉमन मार्ग होता है जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन ए में डिम्बवाहिनी कहते हैं, ऑप्शन बी मूत्र मार्ग कहते हैं, ऑप्शन सी मूत्रवाहिनी कहते हैं, ऑप्शन डी शुक्रवाहिका कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा आपका बी, क्योंकि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के लिए जो एक कॉमन मार्ग होता है उसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। ब्रिक पेल्विस से एक लंबी तथा संकरी वाहिनी निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। दोनों ओर की मूत्र वाहिनियां मूत्राशय में खुलती हैं। मूत्राशय से यूरिन जो होता है यानी मूत्र जो होता है मूत्र मार्ग के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो आपने देख लिया कि आखिर मूत्र मार्ग क्या होता है। अब शुक्रवाहिका के बारे में देख लेते हैं। यह एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की बनी होती हैं। शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है। यह शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का काम करती है। तो जब हम लोग थ्योरी क्लास देखेंगे उसमें डिटेल से देखेंगे कि आखिर मूत्रमार्ग क्या होता है, ब्रिक क्या होता है यानी किडनी क्या होता है, शुक्रवाहिका अधिवृषण ये सब क्या होता है, डिटेल्स में हम लोग देखेंगे जब हम लोग देखेंगे थ्योरी क्लास। तो इसमें ज़्यादा डिटेल देखने लगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वें नंबर में देखेंगे तो पूछा गया है कि एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में 18, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में 32। तो आपको अगर फार्मूला याद रहेगा दोस्तों तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी कक्षा या सेल में कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकते हैं। तो नीचे देखेंगे तो ग्रीन कलर में बताया गया, तो इसको आप फार्मूला याद रहेगा तो आप कोई भी कक्ष के बारे में पूछा जाएगा, सेल के बारे में पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है और n क्या होता है? कक्ष संख्या यानी सेल संख्या होता है। यहाँ उसका मान रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। और चलिए हम लोग कक्ष या सेल क्या होता है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कैसे इसको निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या।
जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है तो उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा निहित रहती है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन्हें KLMN और आगे भी होता है दोस्तों, 7 अक्षर तक होता है, अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। इन ऊर्जा स्तरों को सेल भी कहते हैं। तो अब इसमें पूछा गया है कि आपका M कि कितने होगा, तो यानी M की जगह पर 3 जब आप रखेंगे फार्मूले में तो उसका 2 और N की जगह पर 3 रखेंगे तो N 3 स्क्वायर यानी 9, और जब गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 18। तो आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से बता दे सकते हैं कि K में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, या L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, या M या N में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, आप फार्मूला याद रहेगा तो आसानी में N की जगह मान रखेंगे और आसानी से आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। छठे नंबर में देखेंगे तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पता होगा तो आप ऑप्शन देख के ही आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ऑप्शन डी में देखेंगे तो दिया गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आखिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या ये जान लेते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वह ऑक्साइड है जो नमक और पानी बनाने के लिए एसिड और साथ ही क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड में अम्लीय और क्षार दोनों का गुण होता है। एक शब्द में याद रख लीजिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद होता है, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है तो Al2O3 और SiO2 इसका उदाहरण है, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड के उदाहरण है। तो ज़्यादातर आपको देखेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला ही ज़्यादातर पूछा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है कि जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। सेल की संख्या घट जाती है, परमाणुविक आकार कम हो जाता है, सेल की संख्या बढ़ जाती है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो आवर्त सारणी अगर आप डिटेल्स में पढ़े रहेंगे तो आप इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी यानी सेल की जो संख्या होती है बढ़ जाती है। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आवर्त की क्या विशेषता होती है उसके बारे में हम पहले देखेंगे, फिर देखेंगे कि वर्ग की क्या विशेषता होती है। अगर आप आवर्त की याद कर लेंगे तो जस्ट उसका अपोजिट अगर याद रखेंगे तो आप वर्ग में भी बता सकते हैं। तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण कम होता है तथा अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाएं साइड क्या होते हैं धातु होते हैं और दाएं साइड क्या होता है धातु। तो वही कहा गया कि जब आप बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त सारणी में तो धात्विक गुणों की कमी होगी और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि होगी। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है और बाद में बढ़ती है। किसी आवर्त में तत्वों की संयोजकता जो होती है 1 से बढ़कर 4 हो जाती है तथा उसके बाद घटते घटते 0 हो जाती है। जो 18वां वर्ग होता है आप जानते हैं उसकी जो संयोजकता होती है वो 0 होती है, क्योंकि उसके सारे कोष्ठक भरे होते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान जो होता है बाएं से दाएं जाने पर क्रमशः क्या होता है तो बढ़ता रहता है। अगर ये आप इसे याद रखते हैं तो आप जस्ट इसका अपोजिट करके चाहेंगे तो वर्ग का भी बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग वर्ग का भी देख लेते हैं कि क्या विशेषताएं होती हैं। तो वर्ग की जो विशेषताएं होती हैं दोस्तों कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के धात्विक गुणों में क्या होती है तो वृद्धि होती है। धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। किसी एक वर्ग के तत्वों की संयोजकता क्या होती है तो समान होती है। ध्यान रखिएगा, इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है विशेषताओं से। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉनों प्रीति का मान ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है तो घटता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है क्रमशः घटता जाता है। तो आप अगर आवर्त की विशेषता याद रखते हैं तो वर्ग की बता सकते हैं, क्योंकि उसमें आप जानते हैं कि आवर्त की बात होती है और वर्ग वाले में वर्ग ऊपर से नीचे जाएंगे, आवर्त में क्या करें बाएं से दाएं जाने पे। तो एक याद करके दूसरा चाहेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलेंगे।
8वें नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है कि उत्तक क्या होता है, यानी उत्तक की डायरेक्ट परिभाषा पूछी गई है। तो ऑप्शन ए में ये कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य में भिन्न होती हैं। बी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य में समान होती हैं। सी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य में भिन्न होती हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य में समान होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य में समान होती हैं। तो आपको उत्तर की डायरेक्ट परिभाषा ही पूछ ली गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला गया कि एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन डी। आपको ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि H बराबर होता है, H जो होता है उसमें ऊर्जा होता है H बराबर P गुणे T, P पावर है यानी शक्ति है और T जानते हैं समय है। H बराबर V I इंटू T यानी विभवांतर भी है और I जाने विद्युत धारा है, T समय, H बराबर I स्क्वायर अब 2RT और H बराबर V स्क्वायर 2T अपान R। तो ये फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 10वें क्वेश्चन को देखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा स्पीड से देखेंगे। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में हम लोग बदलते हैं तो क्या करते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस पैमाने से केल्विन पैमाने पर जाने के लिए डिग्री सेल्सियस पैमाने में 273 जोड़ देते हैं। जब आप 78 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 351 केल्विन। तो यानी इसका राइट आंसर जो होने वाला होगा ऑप्शन डी, यानी 351 केल्विन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर में देखेंगे तो कहा गया यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण होता है। यानी आपको ओम का नियम अगर याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं V बराबर IR। तो जब आई बराबर रखेंगे तो आपको हो जाएगा V अपान R। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। तो इसमें आप क्या बोला गया है, आप जानते हैं कि V बराबर जो होता है I इंटू R होता है। इसमें बोला गया कि प्रतिरोध दुगुना हो जाता है और विद्युत धारा आधा हो जाती है। तो जब आप प्रतिरोध दुगुना करेंगे और I को आधा करेंगे, देखिए 2 इंटू R, तो आप जब इसको 2 से 2 काटेंगे तो देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा V बराबर IR। और इसमें देखेंगे कि I के फॉर्म में पूछा गया तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपान R। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा आपका डी। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। बैक हो गया, 11 नंबर आपने देख लिया। चलिए 12 नंबर को देखते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए रसवेदी अभिग्राहक, ग्रहण अभिग्राहक, संवेदिक अभिग्राहक और डी में रासायनिक अभिग्राहक। तो आप देखेंगे तो क्या होता है, गस्टरी रिसेप्टर किसे कहते हैं। तो रस संवेदी संग्राहक जीभ पर पाए जाते हैं और समान रूप से स्वाद कलिकाओं में वितरित होते हैं। इनका प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो स्वाद की भावना प्रदान करना होता है। तो आप जान गए हैं कि आप इसी से पता लगाते हैं कि कोई चीज़ खाते हैं तो मीठा है, कड़वा है, खट्टा है या नमकीन है, आपको इसी से पता चलता है। गस्टरी रिसेप्टर जो होते हैं उसी से आपको आसानी से पता चल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो 13 नंबर में देखेंगे तो पूछा गया एक सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज के द्वारा की गई थी। तो पहला हेनरी कैंडिस, बी आइजैक न्यूटन, सी जॉन डाल्टन और डी में देखें एंटोनी एल लेवोजियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, यानी हेनरी कैंडिस ने जी की खोज की थी। तो जी क्या होता है, जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसका मान जो होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी ग्राम स्क्वायर होता है। तो आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर में देखेंगे तो पूछा गया यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t समय का समय लेती है तो वेग निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय। तो इसमें विस्थापन नहीं पूछा, इसमें पूछा गया वृत्त के चारों ओर। तो वृत्त के चारों ओर का जब मान निकालेंगे यानी इसका परिधि, तो परिधि क्या हो जाएगा 2πr, यानी ये पूरी दूरी हो जाएगी वृत्त के चारों ओर की। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा 2πr और अपान में t यानी समय। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो चलिए 15 क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाइए। तो ऑप्शन ए दर्पण के पीछे, ऑप्शन बी C के बाद, ऑप्शन सी F और C के बीच, और ऑप्शन डी अनंत पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दर्पण के पीछे। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि कहाँ पर रखने पर कहाँ आपका प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु को आप अनंत में रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा फोकस पे बनेगा। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। और अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को तो जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है आपका कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम में प्रजनन शामिल होता है। तो ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी वानस्पतिक प्रजनन, ऑप्शन सी मुकुलन और ऑप्शन डी में दिया गया अणुओं का विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वानस्पतिक प्रजनन। तो चलिए देख लेते हैं इसमें जितने उदाहरण बताए गए, अगर आप इतने उदाहरण को याद रख लेते हैं तो आप आसानी से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखेंगे कि आपको इन्हीं में से लगभग क्वेश्चन मिल जाएगा। तो विखंडन में जो होता है स्पायरोगाइरा, बहुविखंडन में याद रखेंगे प्लाज्मोडियम, मुकुलन में याद रखेंगे 3-4 उदाहरण जो बताया गया हाइड्रा, ईस्ट, स्पंज और मूंगा। ईस्ट थोड़ा गलत लिखा गया है दोस्तों, बता आप याद रख लेंगे ईस्ट। पुनर्जनन में याद रखेंगे हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया। द्विखंडन में याद रखेंगे अमीबा और पैरामीशियम उदाहरण के तौर पे। और पुनर्जनन में याद रखेंगे किसको, प्लेनेरिया को। और बीजाणु में याद रखेंगे राइजोपस, मशरूम और एस्परजिलस। डिटेल्स में जब देखेंगे हम लोग थ्योरी के क्लास में। तो इतना उदाहरण याद रखिए, इन्हीं में से लगभग पूछा जाता है कि स्पायरोगाइरा किसका उदाहरण है, तो विखंडन का। प्लाज्मोडियम किसमें संबंधित है, तो वो विखंडन से। हाइड्रा किससे संबंधित है, तो मुकुलन से। इसी में से आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 17 में पूछा गया है कि खाली स्थान की प्रक्रिया में लोहे की जस्ता की कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो ऑप्शन मिश्र धातुकरण, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन, चिकनाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा आपको गैल्वेनाइजेशन। इसके माध्यम से ही इसकी कोटिंग की जाती है क्योंकि इससे संरक्षण से बचाया जा सकता है, जंग नहीं लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है कि आपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है। कुल आंतरिक प्रतिबिंब, विभक्त प्रतिबिंब ये 2 बार हो चुका है। पार्श्व वियुक्तीकरण, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पार्श्व वियुक्तीकरण। आपने जब आईना देखा होगा तो उसमें देखते हैं कि जो दायां होता है वो बायां में दिखता है, बायां पार्ट दाएं में दिखता है, तो उसी को पार्श्व वियुक्तीकरण कहते हैं। यानी कि आप ध्यान देंगे, इसीलिए इसमें पूछा गया जो बाएं हाथ में पेन किस में दिख रही है, दाएं हाथ में। यानी कि जो मिरर होता है, जब सामने आप चेहरा देखते होंगे तो दाएं पार्ट बाएं में और बाएं जो होता है दाएं दिखता है। तो इस आप अगर ध्यान दिए होंगे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, पार्श्व वियुक्तीकरण। तो ये जिस शिफ्ट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। बाकी वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में किसी प्रकार का एडवाइस तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही मैं पेन ले लूँगा दोस्तों तो मैं और डिटेल्स में बताऊँगा। अभी हाथ से लिखने में दिक्कत होती है क्योंकि मोटी राइटिंग बन जाती है। पेन ले लूँगा दोस्तों तो मैं और डिटेल्स में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो का एंड करेंगे। अगर वीडियो में त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों। बाकी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट करना ना भूलिएगा। और ऐसे सीरीज में जुड़े रहिए। हम लोग एकदम डिटेल्स में जो थ्योरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सारा देखेंगे। बाकी थ्योरी की क्लास आएगी उसमें भी आप डिटेल्स में देखेंगे और उसका डिटेल्स में चैप्टर वाइज MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद दोस्तों।